नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 24वां वीडियो है और आज का विषय है गुप्तकालीन कलाएं। आज हम लोग गुप्तकालीन कलाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे और कलाओं के अंदर ही हम लोग गुप्तकालीन साहित्य की भी चर्चा करेंगे। सामान्यतः ये होता है कि जब कलाओं की बात होती है तो हमारे भीतर ललित कलाएँ उभरती है, जिसके अंतर्गत स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और मूर्ति कला आती है, किंतु इसमें साहित्य नहीं आता। किंतु हम लोग इसमें साहित्य का भी अध्ययन करेंगे क्योंकि गुप्त काल में साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था। गुप्तकालीन कलाएँ एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ गुप्त काल के बाद विकसित हुई कलाओं के लिए पृष्ठभूमि का भी काम करती है, खासकर चित्रकला, मंदिर कला और साहित्य ने। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन कलाएं, जिसके अंतर्गत हम लोग वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और मूर्तिकला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग साहित्य का अध्ययन करते हैं। इस समय का साहित्य का स्वरूप शास्त्रीय हो गया है, क्लासिकल फॉर्म का है। तो शास्त्रीय साहित्य क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इस साहित्य की इतनी ताकत होती है कि जिस युग में इसको पढ़ा जाए उस युग की समस्याओं को संबोधित करने लगता है। ये पहला उसकी परिभाषा हो गया, तथा हर युग में ये पुनर्नवीकरण की शक्ति होती है। इसके अलावा कला का कोई भी क्षेत्र इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए कि आने वाले युग के लिए मॉडल का काम करें, ये शास्त्रीय साहित्य की कसौटियाँ हुई, ये परिभाषाएं हुई। इसके बाद ये बुनियादी रूप से दरबारी साहित्य था। ये ज़्यादातर साहित्यकारों को दरबार का संरक्षण प्राप्त था, किंतु ये चारण और भाट परंपरा से मुक्त थे। इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया। इस युग में संस्कृत अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। संस्कृत भाषा की उपमा, उपमान, अलंकृत शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। साहित्य के विषय के रूप में देखें तो पहला विषय धार्मिक विषय रहा है, जिसके अंदर पुराणों स्मृतियों का संकलन हुआ है। उसके अलावा लौकिक विषय भी आया, जिसके अंदर प्रेम, क्रोध, हर्ष, विषाद। इसके अलावा विज्ञान पर भी साहित्य लिखे गए हैं, जिसके अंतर्गत खगोल विज्ञान, ज्योतिष, कोश और गणित आते हैं। और भी देखते हैं इसके आगे। गुप्तकालीन कलाओं के अंतर्गत हम लोग साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि नाटकों के लिए चरमोत्कर्ष का काल रहा है, जिसके अंतर्गत मृच्छकटिकम जो शूद्रक का है, इसको आप लोग याद करिए, प्रीलिम्स की दृष्टि से ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का है। इसके अंतर्गत बौद्ध, इसके अलावा साहित्य के अंतर्गत बौद्ध जैन दर्शन पर भी साहित्य रचा गया है। उसके अलावा लौकिक साहित्य में वात्सायन का कामसूत्र प्रमुख है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब सारे प्रीलिम्स में काम आएंगे। इसके अलावा हम लोग इस काल में हमने देखा था कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। इनकी रचनाओं में इतनी ताकत थी कि ये गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने के लिए ही सक्षम है। इन्होंने कालिदास काव्य और नाटक दोनों की रचना की, जिसके अंतर्गत रचनाओं में मेघदूत का अध्ययन करते हैं, जिसमें यक्ष यक्षिणी का वीरा की कथा दिखाई गई है। ऋतु सहा, अलग अलग ऋतुओं का भावनात्मक वर्णन है, तथा कुमार संभव, कुमार शासकों की कथा है, तथा अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की है। फिर रघुवंशम, राम की कथा है। विक्रमोर्वशीयम, उसके बाद है मलविका अग्निमित्रम। तो ये कालिदास की रचनाएँ हुई। ठीक है, गुप्त काल में गैलेक्सी ऑफ साहित्यकार थे, साहित्यकारों की गैलेक्सी थी, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बराहमिहिर थे, जिन्होंने बृहत संहिता लिखा, जो कि एक खगोल विशेषज्ञ थे। इन्होंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो देख लीजिए कितना साल पहले हमें ये इन्होंने बता दिया था। सुबंधु की वासदत्ता, भवभूति कि उत्तर रामचरित्र और मालती माधव, उसके बाद भारवी की किराता और जुनिये, उसके बाद भर्तृहरि की विष्णु पुराण, भास का स्वप्न वासदत्ता, उसके बाद दंडी का काव्य दर्शन, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अमर सिंह का अमर कोश, ब्रह्मगुप्त का अंक गणित, बीज गणित और गुरुत्व सिद्धांत। इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। इन्होंने बता दिया था कि ये भारत के न्यूटन कहलाते हैं। उसके बाद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत इन्होंने भी दिया था। उसके बाद जीरो और पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। शूद्रक मृच्छकटिकम, उसके बाद वात्सायन कामसूत्र को लिखा, जिसमें प्रेम करने के तरीके और वेश्याओं के जीवन का वर्णन मिलता है।
इसके बाद पाणिनि और पतंजलि की किताबों के आधार पर व्याकरण की रचना की गई थी। इसके बाद पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर थी, उस समय पंचतंत्र को लिखा गया। उसके बाद भरत मुनि का नाट्यशास्त्र की रचना 300 AD में की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नाटकों के संबंध में इसमें लिखा गया है तथा लोकप्रियता की वजह से इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। इसको मस्ट है कि आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। और आज की जो फिल्में हैं इसी नाट्यशास्त्र पर आधारित है। ये जो इस समय के जो साहित्य था उच्च वर्ग एवं कुलीन वर्गों के लिए था, क्योंकि भाषा इसकी संस्कृत हुआ करती थी। तो आप देख लीजिए कि साहित्यकारों की गैलेक्सी थी गुप्त काल में, इसलिए इसे साहित्य एवं कलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन कलाओं के अंतर्गत हम वास्तुकला को देखते हैं, जिसमें अजंता एवं एलोरा की गुफाएं बहुत ही प्रमुख है। अजंता की गुफाओं के संबंध में हम जानते हैं कि ये अजंता गांव में है, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास है। इसे चट्टानों को काट कर बनाई गई है तथा इसमें 29 गुफाएं हैं तथा इसके अंतर्गत 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे तथा चैत्य प्रार्थना सभा होती है। इसके बाद अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है वहाँ पर, जो कि बोधिसत्व थे। उसके अलावा गौतम बुद्ध की जातक कथाओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। ये मुख्यतः बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ये रही अपनी अजंता की गुफाएं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं दोनों में नाम तो एक साथ है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों महाराष्ट्र में ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलोरा की गुफाएं अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें 32 गुफाएँ हैं, जिसके अंदर 16 गुफाएँ ब्राह्मण शैली, 12 गुफाएँ बौद्ध शैली तथा 4 गुफाएँ जैन शैली की है। यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का यहाँ पर उपस्थिति देखते हैं, जबकि यहाँ पर हिंदू धर्म की केवल बौद्ध दर्शन की उपस्थिति यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अजंता और एलोरा में यही डिफरेंस है। और तथा अजंता और एलोरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर माना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, अगला है अपना बाघ की गुफाएं, जिसका नदी बाघ के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जो कि ये टोटली बौद्ध गुफाएं हैं। चट्टानों को काटकर इसको बनाई गई है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, अजंता और एलोरा दोनों में डिफरेंस है। अजंता जहाँ पर बौद्ध धर्म को से संबंधित है, वहीं पर एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। और बाघ की गुफाएँ भी बौद्ध से संबंधित है। और अजंता और एलोरा को विश्व धरोहर का ये संरक्षण मिला हुआ है, विश्व धरोहर की संज्ञा मिली हुई है। ठीक है, जो भी ये यूएनओ की संस्था होती है, ठीक है, तो यूएनओ के संरक्षण में है ये। ठीक है, सहायता मिलती रहती है उसकी पुनर्निर्माण वगैरह। उस समय तक पूजा की परंपरा बढ़ गई थी। अब उस कारण क्या हुआ कि मूर्तियों को सार्वजनिक रूप से रखने के लिए मंदिर निर्माण किया गया। ठीक है, तो मंदिर निर्माण इसलिए किया गया कि पूजा की परंपरा बढ़ गई थी और मूर्तियों को सार्वजनिक रूप से रखने के लिए मंदिर का निर्माण किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत शैव परंपरा के अंदर भगवान शिव की मूर्ति, वैष्णव परंपरा के अंदर विष्णु की मूर्ति, अवतारवाद के अंतर्गत विष्णु के अवतारों की मूर्ति। इसमें इसके 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। इसके बाद गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ अद्भुत थी। इनके सिर के पीछे आभा मंडल को दिखाया गया तथा ध्यानमग्न मुद्रा को भी दिखाया गया है, जो कि आध्यात्मिक प्रकाश को दिखाता है। इसके अलावा शुरू में आयताकार कमरों में मूर्तियाँ रखी गई थी और वहीं पे पूजा हुआ करता था। हम लोग देखते हैं कि मंदिर के अंतर्गत छोटे छोटे उसके जो पार्ट हैं थोड़ा सा देखते हैं। पहला है अपना गर्भगृह, जहाँ मंदिर का अवस्थान, जहाँ मूर्ति रखी जाती है, ईश्वर की प्रतिमा रखी जाती है, वो गर्भगृह कहलाता है। इसके अलावा मंडप, श्रद्धालुओं का स्थान, जहाँ खड़े और प्रतीक्षा करके खड़े होते हैं, जहाँ प्रतीक्षा करते हैं या बैठते हैं, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, ये मंडप कहलाता है। शिखर, चोटी, जो सबसे ऊपर होता है उसे शिखर कहते हैं। और वाहन, जहाँ पर मूर्ति रखी गई, उसके बाद उसके ठीक सामने आसन बनाया जाता है, वो वाहन कहलाता है। मूर्ति के ठीक सामने वाहन होता है। इसके बाद मंदिर निर्माण की शैली में एक पंचायतन शैली आता है, जिसके अंतर्गत यह एक मंदिर बनाने की एक शैली है, जहाँ पर 5 देवता होते हैं, जिसमें से एक देवता प्रमुख होते हैं जो कि बीच में होते हैं, तथा 4 अन्य सहायक देवता होते हैं या गौण देवता होते हैं। इसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो ये सामंतवाद का प्रतीक है, क्योंकि राजा जो मुख्य होता है वो बीच में बैठता है और उसके आसपास सामंत रहते हैं, और गुप्त काल में सामंतवाद उसकी प्रमुख विशेषता रही है।
इसलिए इसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामंतवाद के नज़दीक माना जाता है। इसके अलावा नृत्य कला, संगीत कला का पर्याप्त प्रमाण मिला है, क्योंकि समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखा है। अगर राजा अगर इतने कलाओं से भरपूर है तो प्रजा में भी कला का प्रवेश होगा, क्योंकि प्रजा राजा का अनुकरण करती है। इसके अलावा वात्स्यायन का कामसूत्र, जिसके अंदर नृत्य और संगीत की भी उसमें बताया गया है। इसके अलावा मेघदूत तथा अन्य रचनाओं में भी नृत्य और संगीत की रचना की गई है। ठीक है, तो ये रही अपनी गुप्तकालीन कलाएं। थोड़ा सा और इसके प्रशासन और अर्थव्यवस्था को देखते हैं। प्रशासन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजा दैवीय अधिकार रखता था। इसके साथ साथ मौर्यों के समान केंद्रीकृत इसका प्रशासन नहीं था, किंतु राजा का विशेष महत्व हुआ करता था। इसके बाद में सामंती व्यवस्था का विकास हुआ और जो देश था भुक्ति, विषय और ग्राम में विभाजित था। इसके बाद गुप्त समाज को देखे तो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई और उपजातियां का विकास हुआ। इस पहली बार कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन इसी समय मिलता है। दास अछूतों की निम्न स्थिति थी। इसके साथ साथ स्त्रियों की भी स्थिति निम्न थी, क्योंकि भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो कि 510 AD के आसपास का है, उसमें सती होने का पहला प्रमाण वहाँ दिखाई देता है। उसके बाद गुप्त अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कर की व्यवस्था 1/4 से लेकर 1/6 तक की थी। व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके अध्यक्ष को ज्येष्ठक कहा जाता था। इसके बाद ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। भूमिदान का विस्तार इस काल में हुआ। ठीक, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण सिक्का को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। ये रहा हमारा गुप्त वंश या गुप्त काल। अब हम लोग कल आगे थोड़ा सा गुप्तोत्तरकालीन धार्मिक पंथ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए नमस्कार। जय हिंद।